नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक नीति भाग 2। 24 जुलाई 1991 को उद्योग राज्य मंत्री श्री P.J. कुरियन ने संसद में भारत सरकार की नई औद्योगिक एवं लाइसेंस नीति की घोषणा की। इस नई नीति से देश के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक व्याप्त कई लाइसेंस प्रतिबंधों, औद्योगिक नियंत्रणों और नौकरशाही के अवांछित हस्तक्षेप का समापन हुआ और देश के तीव्र औद्योगिकरण के लिए नई व्यावहारिक दृष्टिकोण, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उदारता, विदेशी पूंजी विनियोग को बढ़ावा मिलने से देश के औद्योगिकरण में स्थायित्व के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। नई औद्योगिक नीति की जो विशेषताएं हैं उसको हम समझते हैं। नई औद्योगिक नीति में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त उदारता, लाइसेंसों की प्रक्रिया से मुक्ति, प्रतिबंधों का समापन तथा विदेशी पूंजी के 51% तक भागीदारिता की छूट के साथ साथ कई 100% स्वामित्व एवं नियंत्रण की छूट मिल गई। और बाद के स्पष्टीकरण से ऐसा लगने लगा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूंजी विनियोग एवं औद्योगिक विकास में सक्रिय भाग लेने की काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। सुरक्षा एवं औद्योगिक महत्व के कुछ उद्योगों को छोड़ लगभग सभी प्रकार की परियोजनाओं को लाइसेंस से छूट मिल गई। इस नीति में केवल 18 प्रकार के उद्योगों को छोड़कर, जिनमें विलासिता के सामान, सुरक्षा, पर्यावरण, खतरनाक रसायन आदि का समावेश है, से सभी उद्योगों की स्थापना करने तथा उनका विस्तार करने के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता न होगी। अब न पंजीकरण का झंझट है, न किसी भी प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरी विशेषता यह है, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को अधिकतम सीमा जो 40% तक थी उसे बढ़ाकर 51% कर दिया गया है। बाद में सरकारी स्पष्टीकरण में यह संकेत दिया गया है कि विदेशी विनियोग 100% तक करने का सरकार विचार कर सकती है। इससे भारत में विदेशी पूंजी विनियोग का द्वार खुलेगा और तीव्र औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में कोई प्रतिबंध नहीं, वरन उदारता का रूप अपनाए जाने की व्यवस्था है। तीसरी विशेषता है, इससे देश में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। चौथी विशेषता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सरकार अपने विनियोगों को घटाकर संसाधन जुटाने का प्रयास करेगी, बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए, और अपने हिस्से के शेयरों का एक भाग म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा मजदूरों के लिए रखेगी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को व्यावसायिक बनाया जाएगा तथा अधिक अधिकार दिया जाने का भी प्रावधान है। गंभीर रूप से बीमार इकाइयों को औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण निगम को सौंप दिया जाएगा। पांचवी विशेषता है, इससे विस्थापित श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार वाली जो कंपनियां हैं उनके प्रारंभिक संपत्ति सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे उद्योगों की स्थापना, विस्तार, विलीनीकरण आदि कई प्रतिबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और भारत सरकार से मंजूरी की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है, एकाधिकार प्रतिबंध एवं अनुचित व्यवहार कानून को नियंत्रित एवं नियमित किया जाएगा। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए MRTP अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा ताकि आयोग अपने दंडात्मक एवं पूरक अधिकारों का पूरा उपयोग कर सके। नेक्स्ट है, सरकारी क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योगों की जो सूची है उसमें केवल 8 उद्योग ही रखे गए हैं। कौन कौन से हैं उनको अब हम देखते हैं। इसमें जो पहला उद्योग है वो है आपका आयुध एवं गोला बारूद और रक्षा उपकरण, रक्षा वायुयान, युद्धपोतों की संबंधमध्ये, परमाणु शक्ति दूसरा, कोयला एवं लिग्नाइट, खनिज तेल, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, जिप्सम, गंधक, स्वर्ण तथा हीरे का खनन, तांबे, शीशे, जस्ता, टीन, मोलिब्डेनम और वुल्फ्राम का खनन, और उसके बाद है परमाणु शक्ति उत्पादन,
का नियंत्रण, उपयोग, आदेश, 1953 की अनुसूची और विनिर्दिष्ट खनिज, रेल परिवहन आदि। निम्न जो 18 उद्योग में अनिवार्य लाइसेंस जारी रहेगा, उद्योगपतियों को उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, पर 1993-94 में जो संशोधन करने से केवल 15 उद्योगों के लिए ही अनिवार्य लाइसेंस रहेगा। कोयला तथा लिग्नाइट, पेट्रोलियम कच्चे तेल के अलावा मादक पेय पदार्थों से संबंधित उद्योग, चीनी उद्योग, पशु चर्बी तथा तेल, तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट, एस्बेस्टस एवं एस्बेस्टस पर आधारित उत्पाद, उसके बाद में है प्लाईवुड, डेकोरेटिव वेनियर्स, और उसके बाद में है अपरिष्कृत खालें तथा चमड़ा, रंगीन तथा प्रसादित बाल वाली खालें, मोटर कारें, बसें, जीप, ट्रक, वैन आदि। इसके बाद में कागज़ तथा अखबारी कागज़ और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण। उसके बाद में है सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण, और उसके बाद में है सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज, माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, खतरनाक रसायन, औषध, मनोरंजन के इलेक्ट्रॉनिक्स, वीसीआर, कलर टीवी, सीडी प्लेयर्स, टैप रिकॉर्डर्स आदि। फिर है वाइट गुड्स जैसे घरेलू रेफ्रिजरेटर, डिश, वॉशिंग मशीनें, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन्स आदि। लघु उद्योगों की इकाइयों को उनके लिए आरक्षित मदों को छोड़कर उपयुक्त सभी सूची में दी गई मदों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र के लाभ की दृष्टि से जो प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी विनियोजन है का स्वागत किया गया। साथ ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों की इक्विटी में बदलने तथा अनिवार्य परिवर्तनशील धारा नई योजनाओं को सावधि ऋण पर लागू नहीं होगी। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक नीति संशोधन 1991-92 से 2011 और 12 तक क्या परिवर्तन आया। भारत सरकार ने देश के तीव्र औद्योगिक विकास तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में जो औद्योगिक नीति का संशोधन तथा उदारीकरण के जो प्रमुख कदम उठाए उसको हम एक एक करके देख रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर अब केवल 3 रह गई है, और 3 जो है वो है परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा शक्ति। दूसरा जो इसमें है लाइसेंस की अनिवार्यता अब केवल 5 उद्योगों में ही है, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। तीसरा है आधारभूत संरचना विकास हेतु प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को छूट दी गई है। आधारभूत संरचना के तीव्र विकास हेतु विद्युत शक्ति, कोयला, लिग्नाइट, खनिज तेल, सड़क, टेलीकम्युनिकेशन, जहाजरानी, बंदरगाह, हवाई अड्डे, वायु सेवा में निजी क्षेत्र को निवेश और संचालन की छूट देता है। कई उद्योगों में विदेशी पूंजी और निवेश को भी छूट दे दी गई है। पांचवा अब हम इसमें देख रहे हैं लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों में कमी। यहाँ पर कई बार किए गए संशोधनों में लघु उद्योगों के लिए जो आरक्षित मदों को कम कर दिया गया है। 1997-98 में 15 मदों को आरक्षित सूची के से निकालकर बड़े उद्योगों के निर्माण की छूट दे दी गई है, जहां 1977 तक 873 मदों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था, पर उदारीकरण के कारण आरक्षित मदों की सूची निरंतर घटती जा रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी। रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर 12% से घटाकर 6% करने और 9% करने तथा नगद कोषानुपात दर को 15% से घटाकर 4% करने तथा तरल कोषानुपात की दर को 38% से घटाकर 24% कर देने से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों में कमी और तरल कोषों में वृद्धि हुई है। इनके कारण उधार देय कोषों में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया गया है ताकि यह तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें
आधारभूत संरचना क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की छूट दी गई है। भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, सड़क, राजमार्गों, बंदरगाहों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में 100% विदेशी अंश पूंजी निवेश की छूट दे दी गई है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु सुविधाओं में वृद्धि। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु नई साख बीमा योजना, प्राथमिकता ऋणों की व्यवस्था तथा लघु उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क मुक्ति की पात्रता सीमा को बढ़ाया गया है। साथ ही रेडीमेड जो परिधान है उनका निर्माण भी बड़े उद्योगों के लिए खुला है और रेडीमेड परिधानों में जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था उसे बड़े पैमाने के लिए खोल दिया गया है। बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की भी छूट दी गई है, जिसमें 26% विदेशी पूंजी की अनुमति रहेगी। होटल एवं पर्यटन, नगरीय विकास, हवाई अड्डे, कोरियर सेवा तथा महानगर त्वरित परिवहन सेवा तथा औषधियों के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की छूट दी गई है। रक्षा उत्पादन भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इस प्रकार से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रकार औद्योगिक नीति में संशोधनों और सरकार द्वारा विदेशी पूंजी निवेश में दी गई रियायतों से भारत में निजी क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रवृत्ति से वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्रकार आज हमने औद्योगिक नीति भाग 2 का अध्ययन किया। धन्यवाद।